नमस्ते साथियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में जो अमेरिका में टैरिफ जो मुद्दा चल रहा है उस पर। इसके अलावा हम वर्ल्ड बैंक के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में भी चर्चा कर लेंगे। साथियों, हम द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में और 1945 के आसपास हम देखते हैं कि अमेरिका को हम किसी भी दृष्टि से विश्व का शक्तिशाली देश नहीं कहते थे। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया तब जाकर दुनिया को पता पड़ा कि इस देश के पास ऐसे भी हथियार है जो कई बड़े शहरों को चंद सेकंड में तबाह कर सकते हैं। इस दरमियान हम देखते हैं कि रूस और अमेरिका दोनों मित्र थे, लेकिन जो ही ये परमाणु हमला हुआ तो रूस को भी जब पता चला कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी इन देशों के पास है, अमेरिका के पास है, तो धीरे धीरे अमेरिका और रूस के मध्य कड़वाहट आती है। और इस समय साफ साफ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरे दुनिया में दो देश प्रमुख रूप से नजर आते हैं। शक्तिशाली देशों की सूची में अगर देखें तो दो देश मुख्य रूप से नजर आते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी, एक रूस का खेमा और एक अमेरिका का खेमा। रूसी जो खेमा था वो मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधारा का था और अमेरिका का जो खेमा था वो पूंजीवादी विचारधारा का खेमा था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक खेमा साम्यवादी अर्थव्यवस्था की तरफ था, एक खेमा मुख्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ था। अब साथियों, धीरे धीरे अमेरिका और रूस आगे बढ़ते हैं, दुनिया दो खेमों में बढ़ जाती है और ये दौर कहलाता है शीत युद्ध का। शीत युद्ध मुख्य रूप से दो देशों के मध्य हुआ, हमें ये समझना है और ये याद भी रखना है। यह शीत युद्ध किसे कहते हैं? कोल्ड वार, जो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है एक दूसरे का वैश्विक मुद्दों के ऊपर विरोध करने पर और गुटबाजी करने पर। जैसे अमेरिका का खेमा रूस के खेमे का विरोध करेगा, किस तर्ज पर? युद्ध के द्वारा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। और अमेरिका रूस के खेमे का विरोध करेगा, किसके मध्य? युद्ध के मामले में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के मध्य या किसी प्रकार का आर्थिक मुद्दों के मध्य, दोनों के मध्य विवाद चलता रहा। और ये शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है साथियों। लेकिन हम देखते हैं इस दरमियान कि जो रूस सोवियत संघ कहलाता था, दुनिया के शक्तिशाली देशों में आता था, अब वह समाप्त हो गया है। समाप्त होने वाला है, वो विभिन्न भागों में बट गया है और उनमें एक सबसे बड़ा भाग था रूस। और जो रूस आज भी अपने मूल पहचान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है साथियों। शीत युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि रूस भी अमेरिका जितना ही शक्तिशाली था, लेकिन रूस बट गया। रूस के बटने से रूस उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना अमेरिका शक्तिशाली था। और आज हम वास्तविक रूप से देखें तो अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। किसी भी दृष्टि से देख लो आप साथियों, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देख लो, विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से देख लो, विश्व के शक्तिशाली हथियारों की दृष्टि से देख लो। अब हम अमेरिका की चर्चा से हटकर कुछ बात भारत के विषय में कर लेते हैं साथियों। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और बहुत लंबे समय से अंग्रेजों के गुलामी से पृथक होकर भारत ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाया और भारत गणराज्य कहलाया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारत की परिस्थितियां उतनी आसान नहीं रही साथियों जितनी परिस्थितियां किसी अन्य देश के लिए रही। कारण क्या है? कारण यह है कि भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है और जितनी जनसंख्या इस देश में है उतने संसाधन हमारे देश में नहीं है साथियों। चुनौतियां बहुत ज्यादा है और चुनौतियों के साथ साथ हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है साथियों। भ्रष्टाचार के अलावा भी है कि हमारे देश में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है। हमारे पड़ोसी जो देश है हमें परेशान करते रहते हैं, जिनमें पाकिस्तान और चीन प्रमुख रूप से। इसके अलावा हम एक और चीज देखें साथियों कि हमारा मुख्य एजेंडा
देश को आगे बढ़ाने का रहता है और हमारी आर्मी भी इसी के लिए लड़ती रहती है, लेकिन हम मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं साथी। और मुख्य मुद्दे आप जानते हो कौन से मुद्दों से भटक जाते हैं। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। भारत वर्तमान में एक विकासशील देश है और दुनिया के अगर हम क्रम से अर्थव्यवस्थाओं की सूची बनाएं तो दुनिया का सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला जीडीपी वाला देश है अमेरिका, उसके बाद में चीन, उसके बाद में है जर्मनी और जर्मनी के बाद में हाल ही में भारत जापान को पीछे धकेलकर चौथे स्थान पे आ गया साथ। और वर्तमान में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और 5वें स्थान पर है जापान। और भारत की वर्तमान में अर्थव्यवस्था लगभग $4 ट्रिलियन है साथी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग $30 ट्रिलियन है साथी। इसके अलावा हम देखें तो चीन की अर्थव्यवस्था है लगभग $16 ट्रिलियन। कुल मिला के हम चीन और अमेरिका से बहुत पीछे हैं। अब उनकी बराबरी में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाल ही में हमारी सरकार पिछले 10 साल से एक नारा दे रही है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। साथियों, यही हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का मुख्य आधार है, स्तंभ है। इसके अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश बने या शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश बने। हमारे देश को मुख्य रूप से हमें मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प हमें लेना ही पड़ेगा। अब सेक्टर में हम देख ले अर्थव्यवस्था के रूप में, अर्थव्यवस्था में देख ले कि भारत की अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर आते हैं साथियों, कृषि, उद्योग, तीसरा है सेवा। सेवा का सबसे ज्यादा प्रतिशत है साथियों, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो पैसा है या मुख्य आधार है वो सेवा में चला जाता है, सब्सिडी में चला जाता है। उद्योग नवजागरण की तरफ चल रहे हैं, उद्योग हमारे उतने विकसित नहीं हुए। कृषि हमारी अभी भी प्राचीन प्रणाली में चल रही है। तो इन तीनों प्रणालियों को हमें इकजाई करना पड़ेगा, कृषि को आधुनिक बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम अग्रसर हैं। दूसरा, हमारा उद्योग अमेरिका और चीन के तर्ज पर आगे बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं साथियों वर्तमान में। और तीसरा है सब्सिडी, सेवा, टैक्स। हाल ही में जीएसटी लगने के बाद में भारत में टैक्स में बहुत बढ़ोतरी हुई साथियों। इसी कारण हम दुनिया की चौथी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश बन चुके हैं। अब हम साथियों चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या रोल? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं साथियों, जब कोई देश दूसरे किसी देश से किसी वस्तु को लेता है, लेना यानी कि आयात, जब किसी देश को कोई वस्तु बेचता है यानी निर्यात। आयात और निर्यात किसी देश से करे तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 3 तर्ज पे हो सकता है साथियों। एक तो वस्तु विनिमय, वस्तु को लो और वस्तु को दो। जैसे हम सऊदी अरब को कपड़ा देते हैं, सूती कपड़ा देते हैं, तो वो हमें तेल देता है साथी। दूसरा जो होता है सोने से, गोल्ड से इंटरनेशनल ट्रेड होता है साथी, गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो। तीसरा होता है करेंसी, यानी कि करेंसी के बदले करेंसी लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें। तो सर्वाधिक जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंसी के टाइप से, वो होता है अमेरिकन डॉलर्स। अगर हम डीपली अध्ययन करें तो विश्व व्यापार पर अमेरिका का एकाधिकार है साथियों। अब हम चर्चा कर लेते हैं टैरिफ। टैरिफ होता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जब कोई जहाज आती है और जाती है तो उस पर जो टैक्स लगता है वस्तुओं पर, तो टैरिफ कहलाता है साथियों। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय व्यापार पर 50% टैरिफ लगा है, यानी 50% टैक्स लगा है। अब इसके असर पर हम चर्चा करें तो एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं साथियों कि क्या है ये मुद्दा। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, प्रथम है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा यूएई, चौथा है सऊदी अरब और पांचवा है साथियों रसिया या रूस। हम चर्चा करें कि सर्वाधिक आयात किससे होता है। आयात का मतलब है हम सबसे ज्यादा वस्तुएं किस देश से खरीदते हैं, तो वो है चीन। सर्वाधिक
किस देश को हम वस्तुएं बेचते हैं, तो वो है अमेरिका। यानी कि अमेरिका से हमारा व्यापार का टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है साथियों, बहुत जरूरी रखता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा वस्तुएं किसको बेचते हैं, अमेरिका को बेचते हैं साथियों। सर्वाधिक व्यापारिक घाटा किसके साथ है, चीन के साथ है साथियों। यानी कि जितनी वस्तु हम चीन के साथ साझा करते हैं, यानी कि चीन को हम जितनी वस्तुएं बेचते हैं उससे कई गुना हम उससे खरीद लेते हैं। यानी कि व्यापारिक घाटा किसके साथ है, चीन के साथ। अमेरिका के साथ उतना व्यापारिक घाटा नहीं है जितना चीन के साथ है। सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो सीमाओं पर लगने वाला शुल्क है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि अमेरिका कितना टैरिफ लगाता है। हम चर्चा कर लेते हैं कि अमेरिका ने 50% जो टैरिफ लगाया उससे क्या असर पड़ेगा। जैसे हमने कोई हार यहां से भेजा अमेरिका में और वो हार 1 करोड़ का है, पहले 10% टैरिफ लगता था, अब वो हार अमेरिका में कितने का बिकेगा साथियों, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। अब हम दूसरी गणित देख लेते हैं। अब 50% टैरिफ लग गया तो हम उसी हार को अब भेजेंगे तो अमेरिका में वो हार कितने का बिकेगा, 1 करोड़ 50 लाख का बिकेगा साथियों। इससे सीधा सा असर पड़ेगा साथियों कि भारतीय वस्तुएं अमेरिका में महंगी हो जाएगी और महंगी होने से भारतीय वस्तुओं की मांग अमेरिका में घट जाएगी। अब ये अवसर भी है साथियों। अगर हम देखें, मानते हैं अमेरिका ने हमारे पर टैरिफ लगाया है, इससे हमें कई प्रकार के नुकसान को झेलना पड़ेगा, लेकिन एक अवसर भी है साथियों। मुसीबत या समस्या हमें एक अवसर भी देती है साथियों। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा साथियों, जिसके लिए हम प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पिछले 11.5 साल से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं साथियों। कि विदेशी व्यापार में हमें आयात और निर्यात में जो विशाल गैप है उसको कम करना पड़ेगा, और इस विशाल गैप को हमें कम करने के लिए मुख्य रूप से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मेक इन इंडिया को हमें ग्रहण करना पड़ेगा साथियों। अब हम विदेशी व्यापार के बाद में विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। मैंने पहले बताया था कि विश्व की श्रेष्ठ 5 अर्थव्यवस्थाओं में किस किस का नाम आता है। सबसे पहले अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा हाल ही में भारत और 5वां जापान। अब इस दृष्टि से देख ले कि 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है, एक पीपीपी, एक है नॉमिनल। पीपीपी में हम देखते हैं साथियों कि सार्वजनिक और निजी सेक्टर को दोनों को जोड़कर अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है, और नॉमिनल अर्थव्यवस्था में गणना की जाती है साथियों कि हम गणना इस प्रकार करें कि वो 1 साल का निर्धारण करें, 1 साल में कितना हमने उत्पादन किया, वो हमारा आधार होगा साथियों। तो नॉमिनल अगर दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, और पीपीपी की दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन। और हम इस दृष्टि से देखें कि लगातार चीन और अमेरिका के मध्य गैप जो था अर्थव्यवस्था का वो कम हो रहा है साथियों, और भारत का और अमेरिका के मध्य जो गैप है वो कम तो हो रहा है, लेकिन उतनी गति से नहीं हो रहा जितने चीन की गति से हो रहा है। वास्तव में अमेरिका की जो मूल नीति थी शुरू से, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो उन्होंने मेक इन इंडिया जो वर्तमान में हमने अपनाया वो पहले अपना चुके थे साथियों। आज जो हम अपना रहे हैं वो पहले अपना चुके हैं साथियों। इसके अलावा चीन और अमेरिका के मध्य जो गैप है वो लगातार कम हो रहा है, और भारत और अमेरिका के मध्य जो गैप है अर्थव्यवस्था का वो कम तो हो रहा है, लेकिन उतनी गति से नहीं हो रहा जितना चीन और अमेरिका के मध्य हो रहा है। तो इसके लिए हमें मुख्य रूप से अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उसका समाधान इतना सही है कि मेक इन इंडिया, हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत हो, उद्योग क्षेत्र मजबूत हो, हमारी जीएसटी की गणना है और मजबूत हो। इसके अलावा हमारा जो टैक्स सिस्टम है और मजबूत हो। इसके अलावा हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी है साथियों, पहले पर है अमेरिका, दूसरे पे है चीन। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है और इसमें वर्तमान में 189 देश है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत इसकी स्थापना की गई साथियों, और इसका जो मुख्यालय है
वो है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी उसमें है साथियों। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? विकासशील देश या अविकसित देशों के विकास के लिए फंड देना है साथियों। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अगला मुख्य पॉइंट है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुई ताकि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो साथियों। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 26 जून 1945 को। इसका सबसे मजबूत संगठन कौन सा है साथियों? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य हैं 15, 5 स्थायी। स्थायी में कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और फ्रांस, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं साथियों। और भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि स्थायी सदस्य बन जाए। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 193 और इसके जो वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, ये पूर्व में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं साथियों। मुख्य पॉइंट देखते हैं WTO, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसके कुल सदस्य 164 है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके कुल सदस्य 164 है। अगला है एक छोटा सा प्रश्न देख ले, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है। इसमें हम देखते हैं 68 देश इसके सदस्य हैं साथियों। इन प्रश्नों से और विषयों से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक और शेयर करोगे साथियों। धन्यवाद साथियों।